Lord Cornwallis arrived in India in year 1786 and he proved one thing very clearly that strong centralization of power in India is not only possible, it is the only way to govern such a vast territory. 1786 के अमेंडिंग एक्ट के थ्रू कॉर्नवालिस को एक स्पेशल पावर मिली थी। वो क्या थी? वो ये थी दैट ही बिकेम द गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ एट द सेम टाइम। इस ड्यूअल ऑथोरिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिला था? तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिला था कि डिपार्टमेंट्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे। डिसीजन लेना जो है वो बहुत आसान हो गया था और साथ ही साथ पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस जो है वो काफ़ी फास्ट हो चुका था। But this system was personal only for Cornwallis, and Parliament of Britain wanted a permanent rule, permanent solution. So, Charter Act of 1793 was brought. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 6 ऑफ आवर इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज। भारतीय राज्य व्यवस्था के भाग 6 में आप सबका स्वागत है। प्रेजेंटली वी आर डीलिंग विद द टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आज हम देखने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में कौन से टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं? इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे बैकग्राउंड ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1793। उसके बाद फिर हम देखेंगे दैट व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1793। Then we will go through some key provisions of this act, then significance देखेंगे and finally फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे प्रैक्टिस के लिए। बैकग्राउंड अगर हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ऑलरेडी ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो अच्छी पकड़, अच्छी कंट्रोल जो है वो बना चुकी थी। कैसे? रेगुलेटिंग एक्ट लाकर और पिट्स इंडिया एक्ट लाकर। फिर भी ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए 1786 में स्पेशल पावर्स देकर कॉर्नवालिस को भेजा जाता है। 1793 में अगर हम देखें तो कंपनी जो है उसको फ्रेश फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी, साथ ही साथ लीगल सपोर्ट की ज़रूरत थी क्योंकि वार्स चल रहे थे एंड एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ रहे थे। अब वार कौन से चल रहे थे इस समय अगर हम देखें तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो है वो 1790 से लेके 1792 तक चलता है। तो जब भी वार चलता है तो एक्सपेंसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको रूलिंग की अथॉरिटी जो है दे देते हैं, बट इसके ऊपर हम अपनी पकड़ जो है वो और टाइट करेंगे, इसके ऊपर अपना सुपरविजन जो है वो हम और शार्प करेंगे। ठीक है, 1793 में पहली बार होता है कि कंपनी का जो चार्टर है वो फॉर्मली रिन्यू करता है 20 साल के लिए, यानी ट्रेड मोनोपोली जो है अगले 20 साल के लिए दी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उससे ये साफ तो पता चल गया था दैट स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल इन इंडिया वाज पॉसिबल और कॉर्नवालिस ने ये चीज़ करके दिखाया था। ओके, पर्पस ऑफ दिस एक्ट अगर हम बात करें तो इस एक्ट का मेन पर्पस क्या था? तो इस एक्ट का मेन पर्पस था कि कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली है वो अगले 20 साल के लिए रिन्यू किया जाए, साथ ही साथ गवर्नर जनरल की जो अथॉरिटी है, पावर है, वो और स्ट्रेंथन किया जाए एंड इंडियंस को अब पे करवाया जाए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जी हाँ, इस एक्ट से जो भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा था वो अब इंडियंस के जेब से निकलने वाला था। ठीक है, देन इस एक्ट का एक और पर्पस था, वो क्या था कि कंपनी को और अच्छे से कंट्रोल में रखा जाए, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री के सुपरविजन में रखा जाए। ओके, की प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो चार्टर जो है वो रिन्यू किया जाता है। मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इंडिया एंड चाइना जो है उसको कंटिन्यू किया जाता है टिल 1813। ठीक है, यानी अगले 20 साल के लिए इंडिया और चाइना के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली किसको मिल गई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये ऐसे ही नहीं मिला था, इसके बदले में एक बड़ा अमाउंट जो है हर साल ईस्ट इंडिया कंपनी को पार्लियामेंट को पे करना था। ये 20 साल की मोनोपोली जो दी गई ये ऐसे ही नहीं दी गई, एट ए सिंगल टाइम नहीं दी गई। ऐसा नहीं कहा गया कि हाँ अगले 20 साल तक तुम्हें जो करना है करो, नहीं। पार्लियामेंट ने एक सेफ गार्ड क्लॉज जो है वो डाला और उस सेफ गार्ड क्लॉज में पार्लियामेंट ने कहा कि पार्लियामेंट को जब लगेगा तब
वो इस चार्टर को या तो एंड कर सकती है या इसके अंदर चेंजेस ला सकती है। तो इससे क्या हुआ, ये सेफगार्ड क्लॉज जो रखा गया, इसके वजह से कंपनी को मोनोपोली तो मिली, बट वो एक बार में 20 साल के लिए नहीं मिली। यानी कंपनी जो है वो टेंशन फ्री होकर 20 साल के लिए जो मन में आए वो नहीं कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे सुपरविजन ऑफ पार्लियामेंट जो है वो हमेशा बन के रहेगा, और जब भी कुछ गड़बड़ होगा तो ये मोनोपोली जो है वो चेंज की जा सकती है या फिर इसको कैंसिल किया जा सकता है। इसलिए कंपनी को संभल के चलना था। ठीक है, स्ट्रॉन्गर गवर्नर जनरल जो है वो निकल के उभरा। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि गवर्नर जनरल के पोस्ट को जो है और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है, और इस चार्टर एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसको फुल कंट्रोल दे दिया जाता है ओवर बॉम्बे एंड मद्रास विद रिस्पेक्ट टू वार, डिप्लोमेसी, रेवेन्यू एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। और दोनों प्रेसिडेंसीज को ऑफिशियली सबऑर्डिनेट जो है बना दिया गया इस चार्टर एक्ट के थ्रू। इस चार्टर एक्ट में एक और इंपॉर्टेंट बात कही गई कि जो कमांडर इन चीफ रहेगा वो ऑटोमेटिकली गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं बनेगा। यानी कोई पर्सन अगर कमांडर इन चीफ बन के आता है इंडिया में और उसको गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर बनना है, तो उसके लिए स्पेशल अपॉइंटमेंट जो है वो दिया जाएगा, तभी वो गवर्नर जनरल काउंसिल में मेंबर बनेगा। अदरवाइज वो गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी रख दी गई थी। क्यों? क्योंकि वार से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन था तो वो गवर्नर जनरल को लेना था एंड कमांडर इन चीफ को वो चीज़ जो है वो फॉलो करनी थी। पहले क्या हो रहा था, ये कमांडर इन चीफ जो है वो अगर गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर है तो जब वहाँ पे वोटिंग हो रही थी या फिर जब फैसले लेने की बारी आ रही थी, तो दोनों के बीच में पावर का टशन जो है वो शुरू हो जाता है। दोनों अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग जो है वो स्लो हो जा रहा था, और उस डिसीजन मेकिंग को फास्ट करने के लिए ये प्रोविजन जो है वो रखा गया। देन फाइनेंशियल रूल्स की अगर हम बात करें तो सैलरीज एंड एक्सपेंसेस जो हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स की, वो साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो सैलरी एंड एक्सपेंसेस है वो इंडियन रेवेन्यू से अब पे किया जाएगा। इस चार्टर एक्ट से ये बात साफ क्लियर वे में मेंशन कर दी गई। ठीक है, कि सैलरीज एंड एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। साथ ही साथ जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनके सैलरीज को बढ़ा दिया गया ताकि करप्शन जो है वो घट जाए। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें इस चार्टर एक्ट की, तो इस चार्टर एक्ट ने स्टार्ट किया 20 साल का साइकिल चार्टर रिन्यूअल का। तो हम देखते हैं कि 1793 में 20 साल का जो है मोनोपोली दे दिया जाता है, जो कि 1813 तक चलता है। देन 1813 में इस चीज़ को फिर अगले 20 साल के लिए एक्सपेंड किया जाता है, जो कि 1833 तक चलता है, एंड फिर आगे वापस 20 साल के लिए दिया जाता है, जो कि 1853 तक होता है। बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि 20 साल की मोनोपोली जो है वो एट ए टाइम नहीं दी गई थी। यहाँ पे साफ बता दिया गया था क्लॉज के अंदर कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को अगर लगेगा तो कभी भी ये जो मोनोपोली है वो कैंसिल की जा सकती है, या फिर इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस जो है वो लाए जा सकते हैं। ठीक है, इस चार्टर के थ्रू हम देखते हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है ब्रिटिश इंडिया में वो और बढ़ जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो और बढ़ जाता है। एंड इस चार्टर के थ्रू कलकत्ता जो है वो सही मायने में एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर जो है वो बन जाता है। फाइनेंशियल बर्डन जो है इंडियंस के ऊपर बढ़ जाता है इस चार्टर के प्रोविजंस की वजह से, क्योंकि अब सैलरीज एंड एक्सपेंसेस जो हैं वो इंडियन रेवेन्यू से पे करने होंगे। इसलिए इंडियंस जो हैं वो पे करने वाले हैं इन चीज़ों को विदाउट हैविंग एनी इन्वॉल्वमेंट इन द गवर्नेंस। ठीक है, एंड कंपनी जो है वो इंडिया में रूल करना कंटिन्यू करती है, बट साथ ही साथ उनके दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि तुम जो है असली राजा नहीं हो, तुम असली रूलर नहीं हो, तुम ब्रिटिश क्राउन के अंडर में रूल कर रहे हो, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, देन अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1793। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वर्ड नॉट, यानी ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा वो स्टेटमेंट है जो चार्टर एक्ट 1793 का फीचर नहीं था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रिन्यूअल ऑफ कंपनीज ट्रेड मोनोपोली। तो जी ये चार्टर एक्ट 1793 का प्रोविजन था। ठीक है, इसलिए ये हमारा सही आंसर नहीं है। देन कंप्लीट सबऑर्डिनेशन ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे टू बंगाल, तो ये भी प्रोविजन था। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव सिविल एग्जामिनेशन, तो जी नहीं, ये
चार्टर एक्ट 1793 का प्रोविजन नहीं था, इसलिए ऑप्शन सी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, पेमेंट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फ्रॉम इंडियन रेवेन्यूज। तो जी हाँ, ये भी चार्टर एक्ट 1793 का प्रोविजन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये रीज़न दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि यहाँ से कौन सा आंसर जो है वो सही है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 स्ट्रेंथन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यानी 1793 का जो चार्टर है उसको लाकर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को और स्ट्रेंथन जो है किया जाता है और मजबूत किया जाता है। रीजन क्या दिया जा रहा है? रीजन ये दिया जा रहा है दैट द गवर्नर जनरल वाज गिवन कंप्लीट कंट्रोल ओवर मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। रीजन क्या दिया गया कि जो मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज हैं उनके ऊपर कौन रहेगा? तो बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा। तो क्या ये रीजन सही है? तो जी हाँ, सही है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे स्टेटमेंट एंड रीजन दोनों अपने आप में सही है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट ए का। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे। तो चार्टर एक्ट 1793 ने ब्रिटिश रूल को एक स्टेबल डायरेक्शन दिया, कंपनी को 20 साल की मोनोपोली दी, बट दिस वाज नॉट द एंड। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि 1813 का चार्टर एक्ट कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को हिला देता है और प्राइवेट ट्रेडर्स एंड मिशनरीज इंटर करना शुरू कर देते हैं इंडिया में ऑफिशियली। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलूंगा मैं अगले वीडियो में विद चार्टर एक्ट ऑफ 1813। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके कुछ डाउट्स हो या कोई बात आप अपनी मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। That's all in this video. I will be catching you in another video. Till then, take care. Bye bye. Thank you. Jai Hind.